हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है सॉफ्ट एंड क्वाइट। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एमिली को देखते हैं जो वॉशरूम में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और उसके रिजल्ट वापस से नेगेटिव ही आते हैं। इसको लेकर एमिली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं होता। एमिली एक स्कूल टीचर होती है और वो किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाती है और उस वक्त भी वो स्कूल में ही होती है। एमिली जब स्कूल से निकलती है तब उसे एक अकेला बच्चा मिलता है जिसका नाम ब्रायन होता है और वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। एमिली उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगती है। तभी वहाँ से एक जेनिटर गुजरती है और एमिली की नज़र उस पर पड़ जाती है। एमिली ब्रायन से कहती है कि वो जाकर उस लेडी को पोछा लगाने से रोके क्योंकि वो फिसल कर गिर जाएगा। जबकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और वो बच्चा वापस से अंदर नहीं जाने वाला था। वो मासूम बच्चा उसकी बात मानकर उस लेडी को रोकने के लिए चला जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है उसे पिकअप करने के लिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एमिली भी अपना रास्ता पकड़ लेती है और मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है जो उसने खुद ऑर्गेनाइज की होती है। और वो पैदल ही एक फॉरेस्ट से गुजरती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर जब वो उस जगह के थोड़े करीब होती है तब उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम लेस्ली होता है और हमें पता चलता है कि किम का खुद का एक स्टोर है और लेस्ली भी उसमें काम करती है। और उस दिन एक चर्च में उन लोगों ने मीटिंग रखी होती है जिसमें और भी सारी लेडीज इनवाइटेड होती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद एमिली अपना बनाया हुआ चेरी पाई सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे एक स्वास्तिक बना हुआ होता है। और उन सब के बीच में एमिली एक लीडर की तरह होती है डेफिनेटली, क्योंकि उसने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। और वो सारी लेडीज उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि वो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है। मीटिंग की शुरुआत में एमिली सबसे पहले बोलना शुरू करती है और वो कहती है कि वो एक मॉम बनना चाहती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर मर्जरी अपने बारे में बताती है कि वो 2 साल से शहर में काम कर रही थी लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन उसके थोड़े दिन पहले ही लगी हुई एक कोलंबियन लड़की का प्रमोशन हो गया और इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। और जब वो अपने बॉस से इसके बारे में पूछती है कि उसका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि उस कोलंबियन लड़की में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा है। और मर्जरी कहती है कि एशियन लोग उनके देश में आकर उनके ही रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। और एमिली की बातों से तो ऐसा लगता है कि उसे काले लोगों से नफरत है, वो एक रेसिस्ट है। और वहाँ पर मौजूद सारी लेडीज उसके हाँ में हाँ मिलाती हैं और उनके हिसाब से वो सब एक आंदोलनकारी हैं। और फिर बारी आती है एलिस की और वो एक सिंगल मदर होती है और वो उनके विचारों को और भी लोगों तक फैलाना चाहती है। और जेसिका बताती है कि उसके फादर एक चेक प्रेसिडेंट थे और वो भी जिंदगी भर उसी की मेंबर रह चुकी है। वो 4 बच्चों की माँ है और वो 5वें से प्रेग्नेंट होती है। और वो कहती है कि मीडिया उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह दिखाती है और एक हिसाब से उन्हें एक रेसिस्ट माना जाता है। और फिर किम की बारी आती है जो 2 बच्चों की माँ होती है। और फिर किम जब बोर्ड की तरफ बढ़ती है तब हम उनके क्लब का नाम देखते हैं जो डॉटर फॉर आर्यन यूनिटी लिखा हुआ होता है। किम कहती है कि उसे जर्नलिज्म का नॉलेज है तो इसका इस्तेमाल वो अपने क्लब को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है, मीडिया की मदद लेकर और मैगजीन बेचकर। लेस्ली अपने इंट्रोडक्शन में कहती है कि वो कुछ साल पहले जेल में थी तो जाहिर सी बात है कि उसने पहले कोई क्राइम किया होगा। सबके इंट्रो के बाद एमिली कहती है कि उनका ट्रेडिशनल परिवार अब खत्म हो रहा है और एमिली का सपना होता है कि वो खुद का एक स्कूल खोले और किताब लिखे। और वो उन सबको अपने स्केचेस दिखाती है और बताती है कि ये सारी ड्राइंग उसके भाई ने उसे बनाने के लिए सिखाया था। और एमिली का भाई कहाँ है ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। उन सारी लेडीज के विचार इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा घातक होते हैं और वो उनके बच्चों को भी टारगेट करने के लिए सोचने लगती है। और वो सोचते हैं कि सारे इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकाल देना चाहिए और वो अपने सरकार को भी बुरा भला कहती हैं। और तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आ जाता है जो उनके घातक बातें सुन रहा होता है और वो एमिली से कहता है कि वो उसी वक्त उस जगह को छोड़कर चली जाए क्योंकि उसे अपने लिए कोई दिक्कत नहीं खड़ी करनी है वरना वो इसके बारे में रिपोर्ट भी कर सकता है। और एमिली इसके बारे में उन लेडीज को नहीं बताती और वो उन्हें वाइन पिलाने के बहाने से निकाल ले जाती है। एलिस और जेसिका अपने घर चली जाती है और एमिली अपने हस्बैंड को किम के स्टोर पर बुलाती है पिकअप करने के लिए। और बाकी सारी लेडीज शराब के लिए किम के कार में बैठकर उसके स्टोर पर जाती हैं। और लेस्ली एमिली से कहती है कि वो अपने पुराने कपड़े ऑनलाइन स्टोर पर बेचना चाहती है और वो एमिली से उन कपड़ों के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए बोलती है एक मॉडल की तरह, क्योंकि एमिली खूबसूरत थी और ताकि लोग उसके कपड़े खरीदे। और वो कहती है कि वो पैसा वो मैगजीन पब्लिशिंग में दे देगी। स्टोर पर पहुंचकर एमिली वाइन और कुछ सामान खरीदती है और तभी वहाँ पर 2 मिक्स एशियन गर्ल्स आ जाती हैं और एमिली उन्हें देखकर छुप जाती है। और वो दोनों बहनें होती हैं जिनमें से एक का नाम एनी होता है और दूसरे का नाम लिली होता है। और वो दोनों वाइन खरीदने के लिए आई हुई होती हैं लेकिन किम उन्हें वाइन देने से मना कर देती है और लेस्ली उन्हें बुरा भला कहती है और उनका मजाक उड़ाती है। और तब वो भी अपने बातों से पलटवार करती हैं
और तब एमिली उन लड़कियों से वाइन की सबसे महंगी बोतल जबरदस्ती खरीदवाती है। और जब एनी उस वाइन का दाम कैश में पे करती है तब मार्जरी उससे कहती है कि जो इतने पैसे लेकर घूमता है वो या तो प्रोस्टिट्यूट होता है और या फिर चोर। और तब एनी कहती है कि वो एक वेट्रेस है। और तब मार्जरी उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है और वो सब उन दोनों बहनों से बदतमीजी करते हैं और तभी उन सब में हाथापाई होने लगती है। और तब किम अपना रिवॉल्वर निकाल लेती है उन्हें डराने के लिए और वो दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह उस डोर से निकल जाती हैं। और बाहर निकलने के बाद लिली की बातों से हमें ये पता चलता है कि एमिली का भाई जेफ एक रेपिस्ट होता है और उसने एनी का रेप किया था। और लिली कहती है कि पुलिस ने उसके भाई का वो हाल किया था कि वो ठीक से टॉयलेट भी नहीं कर पाता। और तब एमिली की भारी बेइज्जती हो जाती है और यही वजह होती है कि वो मीटिंग में अपने भाई जेफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। और वही वजह होती है उस क्लब की फॉर्मेशन की भी, क्योंकि एमिली को लगता है कि एक आउटसाइडर की वजह से उसका भाई जेल में सड़ रहा है और इसीलिए वो सारे आउटसाइडर से रिवेंज लेना चाहती थी। तभी क्रैग, एमिली का हस्बैंड, वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एमिली और बाकी सारी लेडीज का गुस्सा शांत करवाने की कोशिश करता है। लेकिन लेस्ली कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी और वो उनसे रिवेंज लेना चाहती थी और सब एमिली को भी बढ़ा चढ़ाकर कन्विंस कर लेते हैं रिवेंज लेने के लिए। लेकिन क्रैग इसके लिए नहीं मानता। तब एमिली उस पर इमोशनल अत्याचार करके उसे अपने साथ लिए बिना नहीं जाती। तब उसे मजबूरन जाना पड़ता है। क्रैग उन सबसे अपना फोन स्टोर में ही छोड़कर जाने के लिए बोलता है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए और वो सब निकल जाते हैं एनी के घर पर जाने के लिए, जो सड़क के किनारे एक हिल पर था और वो घर एनी को विरासत में मिली थी। तब मार्जरी कहती है कि वो घर तो उसके अपार्टमेंट से भी बड़ा है। उनके घर पर पहुंचने के बाद वो सब देखते हैं कि उनके घर के अंदर एक कुत्ता था और लेस्ली को इनके घर की चाबी कहीं बाहर ही मिल जाती है। वो लोग उसके घर में एंटर हो जाते हैं और एमिली उसके कुत्ते को कबर्ड में छुपा देती है और वो सब मिलकर उनके फ्रिज, उनके वॉशिंग मशीन, हर चीज पे कब्जा कर लेते हैं। और मार्जरी को बचपन से ही पियानो बहुत पसंद था, इसलिए वो पियानो पर ही कब्जा कर लेती है। वो सब उनके फ्रिज से वाइन और खाने पीने की चीजें निकाल कर खाने लगती हैं। उन लोगों का मेन टारगेट उनके पासपोर्ट को जलाना था और उन्हें उनका पासपोर्ट मिल भी जाता है। और उसी वक्त एनी के कदमों की आवाज से क्रैग को पता चल जाता है और सब लोग छुप जाते हैं। और जब एनी दरवाजे के करीब आती है तब उसे उसका कुत्ता नहीं मिलता। तब वो समझ जाती है कि घर में जरूर कोई है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैग डर के मारे उसे पकड़ लेता है कि कहीं वो पुलिस को उनके बारे में बता न दे। और क्रैग सब लेडीज से कहता है कि उन्हें अब चलना चाहिए क्योंकि ये मजाक अब गुंडागर्दी का रूप ले रही थी और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता था। और वो घर से बाहर जाने लगता है और तभी उसे लिली रास्ते में मिल जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। तब मजबूरन क्रैग को उसे भी पकड़ना पड़ता है और वो सब लोग मिलकर लिली और एनी के हाथ और मुंह टेप से बांध देती है। और क्रैग उन्हें घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। तब वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो कहता है कि उसे जेल नहीं जाना है। और लेस्ली एमिली से कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है और एमिली उससे ज्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है और क्रैग एक नंबर का बुज़दिल है। और फिर वो लोग उसे डराती हैं और टॉर्चर करती हैं, उनके बालों में किसी तरह की क्रीम लगाती हैं और ठूस ठूस के उनके मुंह में मूंगफली खिलाती हैं और चेहरे पर वाइन डालती हैं। और वो सब लोग ज्यादा शराब पीने की वजह से भी ये सब कर रही थी। तभी मार्जरी उन्हीं के फोन से उनका एक वीडियो बनाने लगती है। तब एमिली उसे डांटती है क्योंकि ये पुलिस के लिए एक सबूत बन जाएगा। तभी लिली का दम घुटने लगता है और वो तड़फड़ाने लगती है और ये सब मूंगफली खिलाने की वजह से हुआ था क्योंकि लिली को मूंगफली से एलर्जी था। तब एनी लिली की जान बचाने के लिए उन सबसे एबी पिन लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेस्ली उसे ढूंढ कर लाती है, लेकिन तब तक लिली की जान निकल चुकी थी और ये काफी ज्यादा दुखद होता है। एनी अपनी बहन के मर जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन सब का करता धरता टोटली लेस्ली होती है और वो तो पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड होती है और ये सब उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बाकी सारी लड़कियां डर जाती है और किम कहती है कि लिली खुद अपने मौत के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने अगर उनकी रिस्पेक्ट की होती तो ऐसा नहीं होता। और वो डर भी जाती है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना। एमिली लेस्ली को इन सब का जिम्मेदार मानती है और दोनों में तू मैं होने लगती है और एमिली फिर सबको दस्ताने पहनने के लिए बोलती है। और लेस्ली के दिमाग में एक घिनौना आइडिया आने लगता है कि उन्हें इसे एक रेप की तरह दिखाना होगा ताकि पुलिस औरतों पर शक न करे। और वो एक कैरेट से एनी को टॉर्चर करती है और फिर एमिली उससे माफी मांगती है। और ऐसे हालातों में भी लेस्ली एमिली को उसके कपड़ों के लिए मॉडलिंग करने के लिए बोलती है, जिससे लगता है कि लेस्ली एक साइको है और उसे किसी के मौत से कोई अफसोस नहीं है। और फिर लेस्ली एनी के मुंह को पिलो से दबाकर उसे भी मार डालती है। और फिर वो सब डिसाइड करती हैं कि सारा कचरा और सारे फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिटाने होंगे ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले और वो लोग हमेशा के लिए फरार रहें। और वो सब उन दोनों बहनों को एक प्लास्टिक में पैक कर देती है, बिल्कुल कचरे की तरह, और उन्हें कार तक लेकर जाती है उनकी लाश को फेंकने के लिए। और वो सब डिसाइड करती हैं कि लाश को फेंकने के बाद
वो सब फिर से घर आकर डीप क्लीन करेंगे और मर्जरी को इस पूरे इंसिडेंट के वजह से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो सब जब कार में होते हैं तब हम उस पॉलिथीन में कुछ हलचल देखते हैं, जैसे उसमें कोई जिंदा हो। वो सब लोग एक नाव की मदद से उस लाश को पानी में फेंकने के लिए सोचती हैं और एमिली और लेज़ली वो काम करती हैं। और जब वो लोग उस लाश को पानी में फेंकते हैं तब हम उसमें से बबल्स निकलते हुए देखते हैं और फिर एनी उसमें से बाहर आती है जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। और तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तो कोई भी नहीं बचने वाला। एनी अपने बहन के मौत का बदला चुन चुन कर लेने वाली, कानून की मदद से, क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहता तब तक किसी की मौत नहीं होती और बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। यह मूवी हमें बहुत ही ज्यादा दुखी कर देती है, लेकिन ये शायद एक असली सोच है जो एशियन लोगों के खिलाफ विदेशों में पल रही है। एमिली अपने मैगजीन्स के जरिए धीरे धीरे इमिग्रेंट्स के खिलाफ जहर फैलाना चाहती थी और ताकि लोगों तक इसकी भनक भी न पड़े। इसीलिए इस मूवी का नाम सॉफ्ट एंड क्वाइट था, क्योंकि वो अपने रेसिज्म का जहर बड़ी मासूमियत से एक मैगजीन के द्वारा फैलाना चाहती थी। वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर कब्जा कर ले, एशियन लोगों से नफरत करने लगी। एमिली और उसकी टीम नियो नाजिज्म की सपोर्टर थी। तो हम अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।